नमस्कार साथियों, साहित्यिक संवर्धन मंच नामक चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार 10वीं कक्षा की अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तिका क्षितिज जो है उसके 14वें अध्याय मोहन राकेश का एक यात्रा संस्मरण या यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान उनका अध्ययन करेंगे। पाठ अति महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से कन्याकुमारी के आसपास के समुद्र और चट्टानों का अति सूक्ष्म अंकन किया गया है। पूरा पाठ उस पर आधारित है। और यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन दबा दें ताकि इसकी सूचना आपको लगातार समय पर मिलती रहे। तो चलिए वक्त को जाया करते बिना ही हम सीधा मोहन राकेश के आखिरी चट्टान नामक यात्रा वृत्तांत का जो पाठ परिचय है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए कि प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा संस्मरण है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विधा की कृति है आखिरी चट्टान। तो यात्रा संस्मरण हमें पता होना चाहिए। और आगे देखिए, दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। इसको भी हमें पता करना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा कि गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा जो दिसंबर 52 से लेकर के फरवरी 1953 तक की है, मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण ये यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई है। और भाषा इतनी पारदर्शी है कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। इतनी शानदार और पारदर्शी भाषा है, श्लिष्ट भाषा भी है मोटे रूप में अगर देखा जाए तो। कन्याकुमारी के सूर्यास्त और सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय कन्याकुमारी में किस तरह से होता है उसका चित्रण इस पाठ में किया गया है। और सबसे मोटी विशेषता इस पाठ की वही है मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्रांकन किया हो। इस तरह से हमारे पाठ परिचय हो गया आखिरी चट्टान। इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारा जो आखिरी चट्टान नामक यात्रा संस्मरण है ये 1952 के दिसंबर माह से लेकर के फरवरी के 1953 तक का गोवा से कन्याकुमारी की जो यात्रा है उस दरमियान इस यात्रा वृत्तांत को लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। मोहन राकेश नई कहानी के एक प्रकार से सशक्त हस्ताक्षर है और उसके साथ ही राजेंद्र यादव है या निर्मल वर्मा है या कमलेश है, तो उस कड़ी में मोहन राकेश का भी नाम अग्रगण्य है। तो खैर मोहन राकेश के परिचय के संदर्भ में एक अलग से वीडियो हम अपलोड करेंगे। आज तो हम उनके जो पाठ और उन पाठ से संभावित प्रश्न कहाँ से बनते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। चलिए शुरू करें। कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि, कैप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। स्याह यानी कि काला। और कन्याकुमारी में कैप होटल के सामने एक चट्टान पर चढ़ कर के वो भारत के दक्षिण का जो अंतिम बिंदु है उनको देखने के लिए किसी चट्टान पर चढ़ जाते हैं लेखक मोहन राकेश। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान
जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, कन्याकुमारी जो है वो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल पर है। क्योंकि छोटा प्रश्न इस संबंध में पूछा जा सकता है। हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थित सी लग रही थी वो चट्टान, जिस पर कभी हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान लगाया था। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की स्याह चट्टानों से टकरा रही थी। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थीं, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था कि शक्ति का विस्तार या विस्तार की शक्ति का विस्तार यहाँ है कि किस प्रकार से पानी है वो अपनी मजबूती कर रहा है और दूसरी तरफ जो पहाड़ है वो अपनी मजबूती पर खड़े हैं। दोनों एक दूसरे को हटाने में या एक दूसरे के बाधक बनकर के अपनी ताकत का विस्तार कर रहे हैं। लेखक को ये अंदेशा हो रहा है कि शक्ति का विस्तार हो रहा है या विस्तार की शक्ति हो रही है। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और अंबर मिले हुए दिखाई दें, तो पानी से ठीक दूर देखें तो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था। फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षाया अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस ओर दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर के क्षितिज कोई आंखों से समेटता मैं कुछ दूर भूला रहा कि मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शन। आशय है कि प्रकृति की गोद में किस प्रकार से लेखक को स्वयं का भी ध्यान ही नहीं रहता है। उसके बाद में आप आगे देखिए, उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफ़ी गिर गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से पानी का जो बहाव है वो इतना ज़्यादा आ चुका था, जहाँ लेखक बैठे थे उसी चट्टान को भी पानी ने अपने आगोश में ले लिया। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पहुंच गया। यानी कि हिंद महासागर का जो पानी का उफान है वो जब ज़्यादा हो जाता है तो जिस पर मोहन राकेश खड़े थे वो चट्टान भी पानी में डूबती प्रतीत होती है, तो वहाँ से हमारे मोहन राकेश हट जाते हैं। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे चला जा रहा था। मैं सूर्य अस्त की दिशा में चलने लगा, यानी कि सूर्य अस्त का समय आ गया था। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ के पीली रेत का एक ऊंचा टीला नज़र आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। क्यों? क्योंकि कन्याकुमारी तो सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कही जाती है और वहाँ का सूर्यास्त और सूर्योदय अपने आप में अनुपम है। यात्रियों की कितनी ही टोलियाँ उस दिशा में जा रही थी। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियाँ मोक्ष की समस्या पर विचार कर चल रही थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्यास्त के जो दृश्य को देखने के लिए मोहन राकेश जाते हैं, उससे पहले मिशनरी युवतियाँ भी जाती हैं और वो मोक्ष की समस्या के ऊपर चर्चा करती है, विचार करती है। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। यूँ उनकी बातों से कहीं रहस्य में आकर्षण उनके युवा शरीरों में था और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए स्याह सफ़ेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। स्याह सफ़ेद यानी कि काले और सफ़ेद रंग के जो भी उनके
लिबास था वो सबसे ज़्यादा मोहन राकेश को आकर्षक लग रहा था। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा में वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल यानी कि एक मिट्टी की चट्टान जिसके बारे में लेखक ने चर्चा सुनी थी और आज उनके साथ में साक्षात अनुभव भी किया जा रहा है। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियाँ, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति, यानी कि अलग अलग किस्म के लोग उस सैंड हिल नामक जगह पर मौजूद थे। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। सारे के सारे लोग कन्याकुमारी के अनुपम सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य को देखने के लिए वहाँ इकट्ठे हो गए। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे, यानी कि वहाँ जो गेस्ट हाउस के बेरे थे वो उनको कॉफ़ी, चाय या जो भी उनको रुचता था उसकी व्यवस्था कर रहे थे। उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहनना था। सब लोगों ने अपने अपने अंदाज में रंग बिरंगी गणवेश या रंग बिरंगी पोशाकें पहन रखी थी। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। मिशनरी युवतियाँ वाजा कर थकी सी एक तरफ बैठ गईं, उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। उनसे कुछ दूर का एक रंगहीन बिंदु मैं ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिया या ओट में लिए हुए था। यानी कि जिस सैंड हिल पर लेखक देखते हैं उसमें काफ़ी हद तक जो पानी का विस्तार है वो तो दिख रहा था, लेकिन अरब सागर में एक और एक प्रकार से टीला बना हुआ था। उसके आगे का जो विस्तार या उसके आगे का जो पानी का विस्तार है, लेखक के लिए वो टीला बाधक बन कर के खड़ा था। आगे देखिए, सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया जो पानी के विस्तार की शक्ति को देखने में बाधा का काम कर रहा था। वहाँ चले जाने का विचार लेखक के दिमाग में ही आया। टांगें थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुँचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आएगा और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। यानी कि लेखक चाहते थे कि जहाँ क्षितिज दिख रहा है उस तक भी पहुंचा जाए, या पानी का विस्तार कितनी तक है हमारी नज़र उस तक पहुँचे। इसके लिए आगे आने वाले हर एक टीले को पार करना या उस टीले तक पहुँचना भी ज़रूरी था। वहाँ से दूर तक एक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और सिर्फ मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। एक प्रकार सा अजीबोगरीब अनुभव मोहन राकेश के जहन में चलता है। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियलों के झुरमुट नज़र आ रहे थे। कई परीक्षाओं में और ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि लेखक जहाँ चोटी पर बैठा है उसके पीछे कौन से वृक्ष नज़र आए, तो नारियलों के झुरमुट नज़र आते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियाँ ऊपर को उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियाँ ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें।
पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी, यानी कि एक प्रकार से उजड़ प्रतीत हो रहा था। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया, यानी कि निर्धारित जो सूर्यास्त का समय है उस समय का ये जिक्र है। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया रंग सा दे दिया। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहाँ उड़ेला गया हो, यानी कि सूर्य की किरणों का पीला रंग और रेत का जो रंग होता है वो जब आपस में मिल जाते हैं तो एक नया ही रंग पैदा कर देता है, जो ये अपने आप में आकर्षक और आकर्षण पैदा करने वाला होता है। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा, लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले संभवतया इस रेत के दामन पर चल कर के कोई नहीं गया है, इसलिए इस प्रकार से उन्होंने कहा है। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। आगे देखिए, सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुलाया, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था, यानी कि सूर्य अस्त होने का निर्धारित समय आ गया था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहाँ अब लहू बहता नजर आया, क्योंकि अब लालिमा नजर आने लग गई थी। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंजनी और बैंजनी से काला पड़ गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठी थीं, हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पट पर स्याही फैल गई थी। आशय यह है कि सूर्य जब डूब जाता है तो काला या एक प्रकार से अंधेरा छा जाता है। एक दूसरे से दूर खड़े जुर्मुट स्याह पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियाँ भींचता खोलता कभी उस तरफ कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। कहने का आशय है कि उस चोटी पर खड़े रहने के बाद में सूर्य पूरी तरह से ढल जाने के बाद में अंधेरा छा जाता है, और उस समय का यहाँ जिक्र लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से कर रहे हैं। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कंपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहाँ स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतने दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे, यानी कि कई सारे रास्ते या कई सारे टीले जिसको कूद करके जो लेखक आए थे, उन सब टीलों को पार करके लेखक को वापस जाना था। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, यानी कि गति जितनी भी ज़्यादा रखे फिर भी कम लगने लगी। उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। इस प्रकार से लेखक के मन में विचार चलता है। जाने के संबंध में निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था तट की रेत। यूँ पहले भी समुद्र तट पर कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं की रेत में नहीं देखे थे। यानी कि तट पर रुकने का कारण वहाँ की रेत जो है वो लेखक को
अपनी ओर खींचने में विवश कर देती है। अगला देखिए, कितने ही अनाम रंग थे वे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। यानी कि पानी ने अपने आगोश में रेत को इस प्रकार से पीस करके निकाल दिया ताकि उनके कई सारे रंग, जिन पर या जिनको उपमा दे जाना भी संभव नहीं था, वो लेखक को प्रतीत होता है। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों की जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे, वे सब गवाहियाँ थे। और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका, उन्हें पैरों से मसल दिया। यानी कि कम से कम चाहे हाथों से चाहे पैरों से, लेकिन उस रेत का स्पर्श तो पा ही लिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटारूंगा, मैं उदास मन से वहाँ से आगे चल दिया। अब आप आगे देखिए कि किस प्रकार से शाम के समय उनको घर जाने का विचार आता है, और इस बीच रेत का जो आकर्षण है वो मान राकेश को वापस अपनी ओर खींच लेता है। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-3, 4-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर यूं पर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। 2-1 और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतार कर हाथ में ले लिया। वास्तव में क्या हुआ कि जिस प्रकार से लेखक पानी के किनारे पर चलते हैं, तो पानी की लहरें जिसका उतार चढ़ाव आता है, तो वो पानी की तरफ या पानी उनकी तरफ बढ़ता है, तो उन्हें एक प्रकार से खतरा पैदा होता है, सिहरन भी पैदा हो जाती है। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना भी आवश्यक था। क्योंकि पानी का जब बहाव ज़्यादा आता है तो छोटी मोटी चट्टानें पानी में दब जाती हैं, और मोहन राकेश को उनका भी भय बराबर बना रहा। पर उस समय तक पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। चट्टान के उस तरफ जहाँ वो चले जाते हैं। कितने ही लोग वहाँ टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। यानी कि लेखक वापस वहाँ पहुँच गए जहाँ पर लोगों की चहलकदमी शुरू होती है। रात केप होटल का लॉन अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीर, एक पौधे की टहनियाँ, नीचे सड़क पर टार्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे अब इतनी अच्छी लगी थी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ रहूं।
पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया कि लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला था कि कन्नानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वहीं मेज की दराज में छोड़ आया हूँ। यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक क्या भूल करके आता है। तो कन्नानौर में जो 17 दिन रह कर के 70-80 या 80-90 पन्ने लिखे थे वो वहीं भूल करके आ गए। अब मुझे दो में से एक रास्ता चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत, दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज़ जो शायद अब भी सेवाए होटल के एक दराज में बंद थे। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियों या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। इस प्रकार से लेखक जो वहाँ पर 70-80 पन्ने जो महत्वपूर्ण पन्ने थे वो भूल गया था, उस संबंध में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी। अर्थात वहाँ की जो लड़कियाँ थी जो कन्वेंट की थी, उनके जो गायन है उसमें बेहद ज़्यादा आकर्षण था, जो एक प्रकार से लेखक को खींचे रखती है। आगे देखिए, लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था, दिमाग के किसी कोने में अटका, जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ टाइम टेबल के हिंद से या तुक जुड़ते जा रहे थे। पहली बस 7:15, दूसरी 8:35, तीसरी। थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए और मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती रह गई। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 को आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार है। ये लेखक किससे चर्चा कर रहा है? तो एक ग्रेजुएट नवयुवक से। इस संबंध में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठ कर आपस में बहस करना। तो यहाँ पर मैं तो समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में छाई हुई बेरोजगारी के संबंध में यहाँ लेखक ने जगह प्रदान की है। वह खुद वहाँ फ़ोटो एल्बम भेजता था। जो ग्रेजुएट नवयुवक मिलता है वो ये काम करता था, फ़ोटो एल्बम बेचने का। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं, इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो मैं मिलती है, मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गूदा मुंह में डाल दिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। सूर्यास्त का वर्णन हमने देखा, अब हम सूर्य उदय का भी वर्णन करेंगे। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमानों को सूर्य उदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। दो स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी।
इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना। 2 स्थानीय नवयुवतियाँ जो है वो शंख और मालाएं भी वहाँ दिखला रही थी। काम साथ साथ कर रहे थे वे लोग, दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। मालाओं का मोल तोड़ और अपने बाइनाक्यूलर्स से सूर्य दर्शन, या बाइनाक्यूलर्स जो है वो दूरबीन को कहा जाता है, उससे सूर्य दर्शन भी किया जा रहा था। मेरा साथी अब मोले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था जो ग्रेजुएट नवयुवक उनको मिलता है। बहुत से कडल काक जो समुद्र में उगते हैं हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमा कर लाएंगे। हालांकि मलाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं था। बहुत कहने पर मलाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। मलाह जो नाव को चलाता है, नाविक या केवट या फिर खेवनहार, नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था नीचे आने तक जरूर उलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती है। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पर उस चट्टान पर जो सुसाइड की या आत्महत्या की घटना, वैसे ये एक प्रकार से हमारी बड़ी समस्या बन गई है, उसको भी चित्रित किया है लेखक ने अपनी इस पंक्ति में। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट किया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था। मैं आँखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई। इससे पहले कि मलाह उसे संभाल पाते वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। कहने का आशय यह है कि नाव पानी में पूरी तरह से विचलित हो गई थी। पानी के बहाव और उसकी धार से चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। यह अपने आप या मलाहों की कोशिश है, मैं नहीं कह सकता। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छू कर आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा था जब तक हमारे किनारे के पास नहीं पहुंच गए। यहाँ भी वहाँ पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले ले गए थे। अब आगे देखिए, कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटी यहाँ बज रही थी। सुबह के वक्त की हम चर्चा कर रहे हैं। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कडल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। मैं अब भी आंधी से बीच की दूरी नाप रहा था। मैं अब भी आँखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी। उसके बाद एक शाम और वहाँ रुककर कन्नानौर लौट गया। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज़ मिल तो गए जो 70-80 पन्ने जो थे वो, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। कागज़ों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर
उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने वह कॉफ़ी उससे ली तो उससे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। यानी कि उनको भी बराबर निराशा हाथ लगती है कि उनके पास में जो पन्ने थे वो लेखक द्वारा ले लिए जाते हैं। इस तरह से प्रकृति के चित्रण को उकेरने वाला मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान पूरा होता है। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के लिहाज से ही नहीं बल्कि अन्य जो भी लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्तियां आयोजित की जाती हैं उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में इस पाठ को अच्छे से क्लियर करें ताकि आने वाले किसी भी परीक्षा में आप अच्छा अफोर्ड कर सकें। यदि आप वीडियो पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नया जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।